नमस्कार दोस्तों, आज कैसे हो आप लोग। देखो, आज मैं भारत का पूरा संविधान का जो है ना अनुच्छेद 1 से 195 तक वो सारा मैं कराऊंगा। ठीक है, अच्छे से कराऊंगा। एक एक अनुच्छेद को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे ताकि हम लोग को क्लास में याद हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अच्छे से हम लोग एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बिहार दरोगा में 3 से 4 क्वेश्चन, नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे रिलेट करके भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। देखो, अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज क्षेत्र होगा। संघ का नाम और राज क्षेत्र का मतलब समझते हो ना। जैसे हमारा भारत है, हमारा भारत, तो हमारा भारत जो है वो भारत में कितने राज्य है, यूटी भी है और स्टेट भी है। यूटी भी है और स्टेट भी है। और मान लो ये पूरा भारत है, तो ये पूरा भारत में 28 राज्य और यूटी मिलके हमारा एक भारत बना है। तो भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत एक राज्यों का संघ है। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम बिहार को 2 पार्ट में अलग कर सकते हैं। बिल्कुल अलग कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप कहेगा कि संविधान से ही अलग कर देंगे और एक नया राज्य या नया देश बना देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। मतलब ना कि हमारे संविधान में डिवाइड एंड रूल नहीं है, डिवाइड का कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि यूपी कहेगा कि हम भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं तो हम संविधान से अलग होना चाहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए भारत क्या है, एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, मतलब भारत कभी भी अविभाज्य नहीं हो सकता है। और भारत के अनुच्छेद में सीधा वही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ कहलाएगा। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। समझ रहे हो आप, चाहे कुछ भी हो, भारत अलग नहीं हो सकता। जैसे बिहार को लगे कभी कि मैं भारत से अलग हो जाऊं, तो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में जगह ही नहीं है उसका। देखो, अब है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। देखो, ये जो है ना, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, ये पावर संसद को दिया गया है। ये पावर संसद को दिया गया है। ठीक है, संसद को दिया गया है। संसद क्या कर सकती है, संसद को ये शक्ति दी गई है कि किसी किसी नए राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकती है या किसी विदेशी क्षेत्र को भारत का भाग बना सकती है। जैसे मान लो कि कल के दिन नेपाल कभी नेपाल हमारा देश से, हमारे इंडिया का पड़ोसी देश है, और अगर वो चाहे कि हम भारत का हिस्सा बन जाए तो मोस्ट वेलकम बन सकता है। लेकिन कंडीशन है कि भारत के संविधान के तहत उनको टर्म एंड कंडीशन दिया जाएगा, टर्म एंड कंडीशंस दिया जाएगा। वो टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल करता है तभी भारत को वो हिस्सा बन पाएगा। तो अनुच्छेद 2 के तहत मतलब ना किसी नए राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकती है या किसी विदेशी क्षेत्र को भारत का भाग बना सकती है। जैसे आपने देखा होगा पीओके, पीओके हर समय बोलते हैं ना कि वो भारत का हिस्सा है, तो आज नहीं तो कल वो भारत का हिस्सा होगा ही। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना भारत सरकार कर सकती है, और ये पावर किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। ठीक है, देखो अनुच्छेद 2 के का था ना, वो उसको हटा दिया गया है। 3 देखो, 3 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन। देखो, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मतलब ना देखो, ये जो है अनुच्छेद 3 जो है वो भारत के अंदर ही बात कर रहा है। जैसे मान लो यूपी है, और यूपी के चाहे तो 2 पार्ट में बांट सकता है, यूपी को 2 पार्ट में बांट देगा, पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी बांट देगा कि नहीं। जैसे बिहार और झारखंड पहले एक राज्य था, लेकिन बाद में क्या हुआ, अलग कर दिया गया 2000 ईस्वी में। इसी तरीका से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ, फिर क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिससे अलग हुए। तो ये क्या है, अनुच्छेद 3 के तहत अलग होते हैं। नए राज्यों का निर्माण आप कर सकते हो, एक राज्य को 2 राज्य में बांट सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, तो अनुच्छेद 3 के तहत। या वर्तमान राज्यों को आप क्षेत्र को सीमा बदल सकते हो या उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हो। तो ये सब अनुच्छेद 3 के तहत है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अनुच्छेद 1 भारत के राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब ना कि कोई भी बाहरी क्षेत्र को इंडिया में शामिल करना चाहता है तो कर सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। और अनुच्छेद 3 में ही है कि हमारे देश के अंदर ही दो भाग में बांटना या दो भाग को एक भाग में मिलाना या नाम परिवर्तन करना, सब अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, देखो अनुच्छेद 4 जो है ना, वो कह रहा है पहली अनुसूची चौथी अनुसूची के तहत जो भी संशोधन अनुपूरक होगा वो विषय के उपबंध में अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बढ़ाई गई विधियां होगा। देखो मतलब ना, मतलब ये कह रहा है कि जो भी अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में होगा, जो भी अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद मतलब संसद के जो अनुच्छेद 2 या 3 का है कोई भी कानून बनाती है, मतलब संसद कानून बना सकती है कि नहीं, तो वह संविधान को संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब इसके लिए कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो सम्मिलित हो जाएगा अनुच्छेद 4 में। जैसे आंध्र प्रदेश क्या था, एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 में आया और तेलंगाना इसी अनुच्छेद के अंतर्गत बन गया। ठीक है, समझ में आया? तो एक चीज समझ में आ गया कि अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा, भारत एक संघीय एकता कहलाएगा। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश, जैसे संसद क्या कर सकती है, नए राज्य को जोड़ सकती है बाहरी इलाका को, जैसे पीओके है, आज तो इंडिया का हिस्सा नहीं है, कल के दिन अगर भारत में आ जाएगा तो आ सकता है, तो अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत के अंदर ही दो नए राज्य को निर्माण करना, जैसे झारखंड को बिहार से अलग किया, फिर गुजरात जो था वो महाराष्ट्र से अलग हो गया, फिर इसी तरीका से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, या कोई दो नए राज्य को एक साथ सम्मिलित करना, तो ये सब अनुच्छेद 1, 2, 3 में था। और अनुच्छेद 4 में है कि जो भी अनुच्छेद 1 और 2 के तहत या 2 या 3 के तहत जो भी काम होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो चेंजिंग 2 और 3 में होगा, तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये बोला गया है अनुच्छेद 4 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 हम लोग को क्लियर हो गया। देखो अब आती है, देखो अनुच्छेद, ये तो भाग 1 था, देखो हम लोगों ने जो पढ़ा ये भाग 1 था। अनुच्छेद है भाग 2 नागरिकता, सिटीजनशिप। देखो भाग 2 है ना, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। जैसे जब संविधान बन रहा था तो उस समय प्रारंभ में जो नागरिक थे उसके लिए ये विशेष बहुमत दिया गया। ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद 5 जो है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है, प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है। अनुच्छेद 6 जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार है। जैसे क्या हुआ था ना कि जब हमारा देश 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो भारत के सब नागरिक हो गए, लेकिन क्या हुआ ना कि संविधान के प्रारंभ के समय में बहुत से लोग नागरिक थे। जैसे अनुच्छेद 5 का कहना है कि संविधान के लागू होने के समय, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, जिस व्यक्ति के पास नीचे दिए गए नियमों के आधार पर कोई भी होगा भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे वह भारत में जन्म लिया हो, भारत में निवास कर रहा हो, कम से कम 5 वर्ष लगातार रहा हो, या उनके माता पिता में कोई भी जन्म भारत में हुआ हो। जैसे कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में 1947 से रह रहा है और भारत के विभाजन से पहले भारत का निवासी था, तो वह संविधान लागू होने के स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएगा। तो ये अनुच्छेद 5 में है। मतलब कह रहा ना कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, इसका कहने का मतलब ये हुआ अनुच्छेद 5 में, सिंपल यही कहता है अनुच्छेद 5 कि जब संविधान लागू हुआ, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ
तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ऐसा तो नहीं कि 26 जनवरी 1950 से भारत में कोई नहीं था, कंडीशन है कि भारत में उनका जन्म हुआ हो, ठीक है, भारत में ऑलरेडी पहले से रह रहा हो, या भारत में कोई भी फादर या मदर से कोई भी एक हो, तो क्या होगा, वो भारत का स्वतः नागरिकता हो जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। अनुच्छेद 6 कहता है, देखो अनुच्छेद 6 कह रहा है पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन है। जैसे आज़ादी के बाद क्या हुआ था ना, दो हिस्सा में बट गया था, तो सबको ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप पाकिस्तान जाओ या इंडिया से आप पाकिस्तान जाओ, या तो पाकिस्तान से इंडिया में आओ या इंडिया से आप पाकिस्तान जाओ। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को जो प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया गया। मतलब सिंपल है ना कि जब विभाजन हुआ ना, पार्टिसिपेशन हुआ, कब हुआ था पार्टिसिपेशन पता है, 19 जुलाई 19 जुलाई 19 जुलाई 1948 को पार्टिसिपेशन हो गया था आज़ादी के बाद। तो क्या हुआ ना कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ चुके थे, वो भारत की नागरिकता उसको मिल गई थी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत में आए, उनको रजिस्टर कराना पड़ा। समझ रहे हो ना, अनुच्छेद 6 की मैं बात कर रहा हूँ। देखो 19 जुलाई 1948 को, जो 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ गए, वो तो नागरिकता उनको हो गया, मिल गया, ऑटोमेटिक मिल गया। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 से बाद में आए, उनको रजिस्टर कराना पड़ा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो रिफ्यूजी बन गए ना। जैसे मान लो कि 1947 में लाहौर से दिल्ली आए हिंदू परिवार, वह स्वतः नागरिकता मिल गया उसको, ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 6। इसी तरीका से अनुच्छेद 7 में कहा गया है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। इसी तरीका से 7 में यही हुआ था कि बहुत से लोग जो थे ना, वो भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए। तो क्या वो भारतीय नागरिक होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जब वो पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान में नागरिक हो जाएंगे ना। लेकिन अगर वो बाद में भारत लौटे तो उन्हें पंजीकरण करवाना पड़ेगा, तभी वो नागरिक बन सकते हैं। समझ रहे हो ना, इतना आसान नहीं था। तो 6 था कि इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया में आना, और 7 था इंडिया से पाकिस्तान में जाना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो अनुच्छेद 8 कहता है कि जो भारत से बाहर विदेश में रहने वाले उद्यमों के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता है। जैसे बहुत से लोग क्या है ना, बहुत से लोग जो हैं वो विदेश में रहते हैं। कहाँ? कोई यूएसए में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कोई चाइना में रहता है। तो उनके लिए अधिकार दिया गया है, क्योंकि वो प्रवासी बन के रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक है। क्योंकि भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय है ना, उनका दो पर्पस है, कोई पढ़ाई करने गया है, कोई जॉब करने गया है। समझ रहे हो ना। तो कंडीशन दिया जाता है कि जब भी आप भारत से बाहर जाओ तो आपको जो 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 राजनिक होती है ना, वाजनिक दूतावास, वहां जाके रजिस्ट्रेशन करवा देना होता है, ताकि आपका सारा रिकॉर्ड उसके पास अपडेट रहे, ताकि आप कोई भी संकट में फंसो तो उसको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे कोई कनाडा, इंग्लैंड में भारतीय मूल के व्यक्ति रह रहे हैं ना, तो दूतावास में सिर्फ पंजीकरण कराना होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि भारत से जो बाहर रहने वाले भारतीय उद्योग को, कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बहुत से लोग रहते हैं ना विदेश में। देखो 9वां कह रहा है ना कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति ना होना। अब मान लो कोई गया यूएसए में, गया कमाने, 10-15 साल रहा और वहां का नागरिकता ले लिया। तो भाई जब वहां के आप नागरिकता ले लोगे तो क्या होगा, इंडिया की नागरिकता रहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भारत की जो नागरिकता है ना, वो एकल है। यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप नहीं चलता है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो इसलिए भारत का नागरिकता एक ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या होगा ना, उनकी स्वेच्छा से नागरिकता
खत्म हो जाएगी। ऐसा बहुत से लोग करते हैं। मतलब ना, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया तो भारत का नागरिकता खो देगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। देखो अगला है कि अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। देखो, जो लोग संविधान के लागू होने पर भारतीय नागरिक हैं वो तो भारतीय नागरिक बने रहेंगे, लेकिन जब तक कि कोई संसद कानून ना बनाते, जैसे होता है ना, हर समय अपडेट होते रहता है, मतलब भारत सरकार जो संसद है वो हर समय सिटीजनशिप के लेकर अपडेट करते रहती है। आप देखते रहना, अपडेट होते रहती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। जब तक 1947 से बाद में जो भी यहाँ पे अस्थाई है ना, वो भारत के नागरिक बना रहेगा। नागरिकता कभी आपको छीन नहीं सकता। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार पे विधि विनियमन किया जाना। मतलब ना, इस संसद के पास पावर दिया गया है, संसद को पावर दिया गया है, संसद को पावर दिया गया है। क्या दिया गया है? संसद को अधिकार दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित सभी विषय, चाहे प्राप्ति हो, चाहे समाप्ति हो, चाहे त्याग हो, चाहे पूर्ण प्राप्ति हो, सब पर कानून बना सके। इसलिए तो इसको नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, इसी में आता है, इसी में आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955। समझ रहे हो आप? तो एक बार हम लोग शॉर्ट में याद कर लेते हैं। 5 क्या है? भारत में अगर आपने जन्म लिया, निवास किया, माता पिता में कोई एक जन्म लिया, तो 5 से आप स्वतः भारत के नागरिक कहलाएंगे। 6 में कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत में आ गए लोग डेट से पहले, कब? 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत में आ गए तो भारत के नागरिकता स्वतः हो जाएंगे। इसी तरीका से 7 में कह रहा है कि जो पाकिस्तान चले गए वो भारत की नागरिकता उन्हें पुनः आवेदन से ही संभव हो पाएगा, ऐसे नागरिकता नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 8 में क्या कहता है कि दूतावास में आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। अगर आप मान लो विदेश में रह रहे हो, जॉब करते हो, पढ़ाई करने गए हो, बिजनेस के आधार से गए हो, तो वहाँ का जो दूतावास होती है ना, एजेंसी, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवा देना होगा। 9 में कहता है ना कि कोई भी देश में आप गए और बस गए और वहाँ के आपने नागरिकता ले लिया तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10 में कहता है कि नागरिकता का नियंत्रण बना रहना, मतलब नागरिकता तब तक जारी रहेगी तब तक कि कानून ना बदले, कोई ऐसा कानून ना ला दे जैसे जैसे नहीं होता है, आपने सुना होगा सीएए लाया, फिर बहुत सारा एनआरसी लाया, तो इस तरह से होती है ना, तो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया जाता है कि आप इतना दिन से रह रहे हो, तो कोई घुसपैठिया तो नहीं हो। तो अनुच्छेद 10 है। अनुच्छेद 11 में कह रहा है ना कि संसद को पूरा अधिकार है कानून बनाने का, कि कैसे कैसे सिटीजन्स को अमेंडमेंट कर सकता है। अमेंडमेंट का मतलब समझते हो ना, कि कब किसको नागरिकता देना है, कब उसको समाप्त करना है, कब त्याग करना है, कब पूर्ण प्राप्ति करना है, सब कानून के तहत होगा। तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 तो अनुच्छेद 11 में है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आते हैं अनुच्छेद 12। देखो अनुच्छेद 12 जो है वो परिभाषा है, परिभाषा। अनुच्छेद 12 जो है वो परिभाषा है। परिभाषा का मतलब समझते हो? परिभाषा का मतलब समझते हो? जैसे जैसे कोई भी सरकारी ऑथराइज संस्था है ना, वो राज्य कहलाएगा, वो राज्य कहलाएगा। राज्य का मतलब ये नहीं होता है कि बिहार, झारखंड, यूपी, नहीं। राज्य का मतलब वो होती है जिसके पास कुछ ना कुछ पावर हो और वो संविधान के अनुसार चल रहा हो या हो। जैसे आपका ऐसा कोई डिसीजन ना हो जो संविधान के खिलाफ हो, वो परिभाषा राज्य का होगा। समझ में आया? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राज्य की परिभाषा।
तो राज हर कोई हो सकता है। राज एक, जैसे आप बिहार दरोगा बन गए, तो क्या वो राज की परिभाषा में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि आपके पास भी पावर दे दिया गया है ना। समझ रहे हो आप? तो राज की परिभाषा में क्या क्या आएगा? केंद्र सरकार आ जाएगा, केंद्र सरकार आ जाएगा, राज्य सरकारें आ जाएंगे, संसद और राज्य विधानसभाएं आ जाएंगे, न्यायपालिका आ जाएगा, सभी सरकारी निकाय और संस्था जो भी है ना, सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। मतलब ना, अगर कोई सरकारी संस्था आपके अधिकार का उल्लंघन करती है और आपके मूल अधिकार के तहत न्यायालय आप जा सकते हो, तो ये क्या है? अनुच्छेद 12 में उसकी परिभाषा दिया गया है। जैसे आप बिहार दरोगा बन जाओगे तो भी आप एक आम पब्लिक से ऊपर उठ जाओगे, तो आपको भी अधिकार संविधान दे देगा ना। पता चलेगा कि आपने एक डिसीजन लिया, किसी आम पब्लिक को उससे नुकसान हो गया, तो आप भी राज्य की परिभाषा में आ जाओगे, एक भी आप संस्था के अंतर्गत काम कर रहे हो। तो अनुच्छेद 12 में यही बोला गया है, राज्य की परिभाषा। ठीक है, देखो अनुच्छेद 13 कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों को असंगत या उसके अल्पीकरण करने वाली विधियां। देखो क्या हुआ था ना, कि जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो बहुत सारे ऐसे कानून थे जो अंग्रेज के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, और जब अंग्रेज के द्वारा बनाए गए थे तो अपने अनुसार बनाए थे, तो बहुत सारा ऐसा कानून था जो संविधान को सीधे क्या कर रहा था? विरोध करता था। तो क्या हुआ ना, अनुच्छेद 13 यही बोला कि जो भी अनुच्छेद 13 के अनुसार संसद के संविधान के खिलाफ जाएगा, वो स्वतः खत्म हो जाएगा। स्वतः क्या हो जाएगा? शून्य माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, वाइड। मतलब ना, सीधा आप समझो कि अगर कोई कानून मूल अधिकार के खिलाफ हो तो क्या होगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये जुडिशरी रिव्यू के शक्ति में यहीं से आता है। जैसे नहीं देखते हो, कभी कभी आप सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी रिव्यू ले आते हैं, तो इसी के संविधान के तहत आता है। समझ रहे हो ना? बहुत सारे ऐसे अंग्रेज ने कानून बना के चले गए थे जो संविधान, क्योंकि वो तो अपने अनुसार बनाए थे, और अब जब संविधान लागू हुआ तो देखा तो संविधान के वो खिलाफ जा रहे थे, तो अंग्रेज वाले जितने कानून थे ना, वो सब खत्म। यही बोला गया है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स के असंगत है या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं, तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 12 और 13 हम लोगों ने समझ लिया। अब आती है समता का अधिकार। देखो समता का अधिकार जो है ना, वो 14 से 18 तक है। ठीक है, देखो समता का अधिकार में अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता मतलब समझते हो ना, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होगा, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, चाहे भाषा हो, आदि के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो विधि के समक्ष समता होगी। ठीक है, यही ना होगा, कानून के समक्ष समता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी दो पार्ट होती है। जैसे मान लो कि आप आम पब्लिक हो और एक आईएएस अधिकारी है, तो देखोगे ना, तो आईएएस अधिकारी के साथ ट्रीटमेंट अलग तरीका से पुलिस करती है और आम पब्लिक के साथ अलग से करती है। तो यहाँ पे जो विधि का संरक्षण भी किया जाता है, जो थोड़ा से अच्छे लोग होते हैं ना, उनको विधि संरक्षण देती है। लेकिन ऐसा नहीं कि कानून उसके लिए अलग है, कानून सबके लिए समान है। ठीक है, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपसे कभी भी विभेद नहीं हो सकता है। मतलब राज्य के किसी नागरिक के साथ, चाहे कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई लिंग का हो, जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं करेगा। इसीलिए देखते हो ना, यहीं पे आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी,
SC, ST, EWS, यही से तो आरक्षण का पैदा हुआ है। लेकिन जो कमजोर वर्ग हैं, SC हैं, ST हैं, OBC है, वुमेन चिल्ड्रन है, उनको क्या करती है सरकार, विशेष आरक्षण देती है। 15 से ही शुरू हो जाता है आरक्षण, ठीक है। तो आपको धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। कौन? सरकार नहीं कर सकती है, या कोई भी व्यक्ति भी नहीं कर सकता, ठीक है। 16 कहता है लोक नियोजन के विषय पर अफसर की समानता। लोक नियोजन में तो समझते हो ना, सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरियां जैसे गवर्नमेंट जॉब जो भी निकलती है, तो कोई भी जाति का हो, चाहे आप OBC का हो, SC का हो, ST का हो, EWS का हो या जनरल हो, आप भर सकते हो। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, बुंदियार हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट के सामने सबको क्या मिलेगा, समान अवसर की समानता मिलेगा। तो ये अनुच्छेद 16 में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। देखो आज से पहले जो थे ना, अनटचेबिलिटी होती थी भारत में, बहुत ज्यादा होती थी, इसको अपराध माना गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 आया, इसको अपराध माना गया। देखते हो ना अभी भी छुआछूत होती है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत होना चाहिए। देखो क्या होती है ना, टाइटल, आप टाइटल नहीं रख सकते हो। भारत में टाइटल वाला जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया, टाइटल आप नहीं रख सकते हो। जैसे राजा किसी को उपाधि नहीं देगा, जैसे राजा, महाराजा, सर, ये सब शैक्षिक सम्मानिक उपलब्धियां हैं। जैसे भारत रत्न, पद्मश्री दी जा सकती है, लेकिन आप किसी को उपाधि नहीं दे सकते कि आप सर हो, आप राजा हो, आप महाराजा हो, ये सब खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो 14 से 18 तक के हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। देखो अनुच्छेद 19 है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। देखो 19 कहता है कि वाक स्वतंत्रता आदि के विषय में कुछ अधिकारों का संरक्षण। मतलब ना अनुच्छेद 6 स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 में दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप स्पीच कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, शांति से आप कहीं पे एकत्र हो सकते हो, संगठन बना सकते हो, देश में स्वतंत्र रूप से आप घूम सकते हो, किसी भी क्षेत्र में निवास का अधिकार है, कोई भी पेशा या व्यापार कर सकते हो, सब अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। यही तो 6 स्वतंत्रता है जो आपके संविधान के अनुसार हम लोग को मिला है। लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, तो देखो इतना रिस्ट्रिक्शन हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत सारा रिचुअल होता है ना, रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। समय समय पे भारत सरकार इसको देख रेख करती है और लगाते रहती है, लेकिन इतना है कितना स्वतंत्रता हम लोग को दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए शोध 30 के संबंध में संरक्षण। देखो क्या होती है ना, कोई भी व्यक्ति एक बार अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं हो सकता। कोई दंड केवल उसी अपराध पर लागू लागू होगा जो कानून में लिखा होगा। जैसे कोई व्यक्ति एक बार अपराध किया, तो ऐसा नहीं कि उसको एक बार अपराध किया तो 2 बार दंडित कर दोगे, डबल कर दोगे, नहीं कर सकते हो। एक दंड के लिए केवल एक बार उसको अपराध घोषित किया जाएगा। तो यही है अपराधों के संरक्षण में दोष सिद्ध के संबंध में। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में बहुत कुछ आ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ही अनुसार आप जीवन और स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हो, नहीं तो आपको कोई अधिकार दिया नहीं गया है। अब अनुच्छेद सबसे व्यापक अधिकार बन चुका है, पता है, जो राइट टू प्राइवेसी होता है वो इसी में आता है, अनुच्छेद 21 में। जैसे आप अकेले रूम में पढ़ रहे हो
तो आपको कोई अधिकार नहीं कि कोई व्यक्ति आपके दरवाजा खोल के हुलके, या आपका लैपटॉप है, पासवर्ड लगाए थे और आपने पासवर्ड बिना खोल दिया परमिशन के, नहीं खोल सकता है। ये सब राइट टू प्राइवेसी है। फिर है पर्यावरण का अधिकार। आपको अधिकार दिया गया है कि आप शुद्ध हवा लो, शुद्ध खाना खाओ, शुद्ध पानी पियो। अगर ये सब में भी आपके साथ कोई खिलवाड़ करता है ना, तो क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के आपको उल्लंघन कर रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जैसे मान लो कि आपके घर के बगल में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री खोल दिया और वो काफी ज्यादा धुआं छोड़ रहा है, तो भाई धुआं छोड़ रहा है तो क्या होगा, आपको सोने देगा? वो नहीं सोने देगा। तो आपका तो जीवन खराब हो गया, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हो गया। तो इसलिए आपको कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, यही है। फिर शिक्षा का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, सब अनुच्छेद 21 में आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगता है ना, तो 20 और 21 कभी खत्म नहीं होता है। समझ रहे हो ना, कभी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं कि देश में इमरजेंसी लग गया तो आप अपराधी को जेल से रिहा कर दो, या कोई अपराधी रेप किया था कल और उसको सजा होने वाला था, सजा माफ कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है, सजा उसको होगा। और अनुच्छेद 21 में है कि अगर युद्ध हो रहा हो तो ऐसा नहीं कि सरकार बोल दे कल से खाना बंद कर दो खाने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। देखो, इसमें बहुत सारे कंडीशंस दिए गए हैं कि जब भी कोई किसी को गिरफ्तार करता है तो आप मनमानी तरीका से कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। जब भी गिरफ्तारी किया जाएगा तो उससे पूछा जाएगा उससे कि आपको इसके लिए गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना। और तो और लेकिन अगर और तो और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ता है। ठीक है, रिपोर्ट के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होती है ना जहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना होता है, जैसे राज्य सुरक्षा या कोई आतंकवादी पकड़ा गया है, तो ये सब दशाएं उसके लिए नहीं लागू होती है। देखो, एक है शिक्षा का अधिकार, पता है ना, अनुच्छेद 21A। इसमें क्या बोला गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। ये भी किससे आता है, अनुच्छेद 21 से ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 21 से इसमें जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 से समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। जैसे मान लो आपको कोई गिरफ्तार कर लिया, तो आप पूछ सकते हो कि हमको क्यों गिरफ्तार किया गया, और आप वकील से सलाह ले सकते हो, वकील का हेल्प कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो खुद जो जज होते हैं ना, वो आपको वकील देता है, सरकारी वकील। तो इसलिए बोला गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तार को निरोध का संरक्षण आपको मिलता है। अब आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24। 23 में कहा गया है कि मानव तस्करी आप नहीं कर सकते हो, मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम नहीं कर सकते। मतलब मानव तस्करी का मतलब होता है ना कि कोई बच्चा को आपने किडनैप किया और बेच दिया, या आप किसी को जोर जबरदस्ती से आप कमवा रहे हो और उसका लेबरी के पैसा नहीं दे रहे हो, तो ये सब क्या हो गया, शोषण ही तो कर रहे हो किसी व्यक्ति के साथ। तो मानव के दुबार और बलात् श्रम प्रतिषेध होता है, तो आप नहीं कर सकते हो, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध है। देखो, इसमें कहा गया है ना कि 14 वर्ष से जो भी बच्चे कम होंगे, 14 वर्ष से जो 14 वर्ष से कम बच्चा होगा वो नहीं काम कर सकता है, वो संविधान के खिलाफ में है। उनको शिक्षा देना है, उसको स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजना है, ना कि कमाने के लिए। या जोखिम भरा कोई भी काम आप कोई बालक से नहीं करा सकते हो। समझ रहे हो ना। तो ये अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। देखो, ये जो है धर्म की स्वतंत्रता। देखो,
अगर आप देखोगे ना तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मिसयूज इसी इसी आर्टिकल्स को होता है। यही बहुत बड़ा मिसयूज होती है, देखना कैसे होता है। अनुच्छेद 25 कहता है ना कि अंतःकरण और धर्म के आभास के रूप में मानव आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब कहता है कि आप कोई भी धर्म मानो, नहीं मानना है मत मानो, पूजा करना है करो, नहीं करना है मत करो। आपको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर आप हिंदू हो, पूजा करना चाहता है करो, आप मुसलमान हो, नमाज पढ़ना चाहते हो पढ़ो, अगर आपको इच्छा नमाज पढ़ने का नहीं है मत पढ़ो। आप सिख हो, ईसाई हो, जैसे पादरी लोग होते हैं वो चर्च में जाते हैं, ईसाई लोग जो होते हैं ना वो चर्च में जाते हैं। अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाओ, कोई आपसे बलात्श्रम की तरह नहीं करेगा। अंतःकरण, देखो यहाँ पे अंतःकरण का मतलब होती है ना कि आपके अंदर से आना चाहिए वो बातें कि हम हिंदू हैं, पूजा करेंगे, हमको मन है तो करेंगे, नहीं मन है तो नहीं करेंगे। तो ये अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे मान लो आपने कोई धर्म धर्म का एजेंट हो, धर्म का मान लो एक एजेंट हो, तो आप धार्मिक को प्रबंधन कर सकते हो, उसका मैनेजमेंट कर सकते हो। जो आप संस्था चला रहे हो उसकी मैनेजमेंट कर सकते हो, उसका मालिक आप बन सकते हो। समझ रहे हो ना, मालिक आप बन सकते हो। ठीक है, ये बोला गया है 26 में। 27 में कहा गया है कि किसी विशिष्ट धर्म के लिए करों के सदाय में स्वतंत्रता। देखो सबसे बड़ा समस्या यही है, ये जो 27 है ना वो हमारे देश में सबसे बड़ा मिसयूज होता है। कैसे होता है मैं बताऊंगा। देखो 25 में क्या कहा गया है कि आप हिंदू हो तो पूजा करना है करो, नहीं करना है मत करो। मुसलमान हो, नमाज पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। 25 में ही कहा गया है कि आप अपना धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हो, प्रचार करो प्रसार करो, सब कर सकते हो। आपको पूरा स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन स्वेच्छा से अगर कोई आपके धर्म को सुनना चाहता है तो सुने। ऐसा नहीं कि आप जोर जबरदस्ती कहोगे कि आप मेरा धर्म को मानो आचरण करो, नहीं करा सकते हो, ये सब गलत बात है। लेकिन कल के दिन अगर आपने हिंदू धर्म का ठेकेदार बन गए तो उसका मैनेजमेंट आपको करना होगा। अगर आप कोई संस्था चला रहे हो तो उसकी स्वतंत्रता से आप मैनेजमेंट कर सकते हो। देखो 27 में कहा गया ना कि किसी धर्म की वृद्धि के लिए करों का स्वतंत्रता। मतलब ना धर्म के नाम पर कर नहीं लगता हमारे देश में, और यही सबसे बड़ा मिसयूज होता है, पता है, बहुत बड़ा मिसयूज होता है हमारे देश में। सबसे बड़ा फ्रॉडगिरी इसी आर्टिकल से किया जाता है। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं जिनका आमदनी बहुत बड़ा है, अरबों खरबों में है, नहीं करोड़ों में है, तो देखोगे ना तो एक ट्रस्ट चलाते हैं। और ट्रस्ट के नाम पे क्या होता है, ट्रस्ट के नाम पे बोलते हैं कि ये ट्रस्ट इस संस्था से चल रहा है, इस धर्म के नाम पर यहाँ पे जाता है, और धर्म को रजिस्टर्ड करा देते हैं गवर्नमेंट से भी और इधर उधर से, और टैक्स देना नहीं पड़ता है। और वो जो पैसा बचता है ना वो सब ब्लैक में चला जाता है, उसमें कुछ सरकारें खा लेती है, आम पब्लिक को कुछ नहीं मिलता है। तो जो 27 है ना वो सबसे बड़ा फ्रॉडगिरी होता है इसी में। देखो 28 में कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के बारे में स्वतंत्रता। देखो कह रहा है ना कि आप सरकारी स्कूलों में या जो भी गवर्नमेंट है हमारी भारत सरकार, क्योंकि हमारा क्या है भारत सेकुलर कंट्री है, तो सेकुलर कंट्री का एक धर्म होता है कि सभी धर्मों को समान रूप से क्या करना, संरक्षण देना। ऐसा नहीं कि आप हिंदू को प्रमोट कर रहे हो और मुस्लिम को आप अपोज कर रहे हो, और तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो कोई भी सरकारी संस्था में आप किसी पर्सनल धर्म के गाना नहीं बजा सकते हो, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। ये 28 में कहा गया। मतलब आपको धर्म की पूरी तरीक़ा से स्वतंत्रता है। जैसे मान लो कि आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो एक तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो ऐसा तो नहीं ना कि वहाँ हिंदू नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो क्या अब वहाँ जाओगे तो आपसे नमाज पढ़वाने लगेगा कोई? अरे नहीं, काहे पढ़ाएगा नमाज?
क्योंकि वो सरकारी संस्था है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है, भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत सरकार जो है ना वो सभी धर्मों को स्वेच्छा देती है और डायरेक्ट रूप से आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता। तो हम लोग को समझ में आ गया कि 23 क्या 23 24 25 26 27 28 समझ में आ गया। अब आती है हमारा 29। देखो 29 जो है ना वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संरचित है। अब आपको दिमाग में आता होगा कि अल्पसंख्यक कौन है। देखो जिसकी आबादी कम है, जैसे हमारे देश में हिंदू की आबादी कितना है, लगभग 85%। 85% होगा, और जो बच्चा कुचा है वो अदर कास्ट है, अदर धर्म है, तो अदर धर्म ही हमारा क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक। इसमें देखो मुस्लिम भी अल्पसंख्यक में आते हैं, जो इसकी आबादी कम है, बस इतना जाने। तो उसमें यही बोला गया है अनुच्छेद 29 में कि अपनी सांस्कृतिक भाषा और लिपि को वो रक्षा कर सकता है। ठीक है, 30 में कहा गया है ना कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है, उसकी प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये कर सकता है, मतलब अल्पसंख्यक को अपनी शैक्षिक से अपना संस्थान खोल सकता है और उसको चला सकता है, और अपना जो कल्चर है ना उसको प्रमोट कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 30 में बोला गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 31 जो है ना उसको निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 जो है वो निरस्त है। देखो अनुच्छेद 31 के काम में कहा गया है कि संपदा के आदि के अर्जन के उपलब्ध में विधियों के प्रवृत्ति, और ख में बोला गया है कि कुछ अधिनियम और विनियमों का विधिकरण करना। तो ये क और ख में है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखो अनुच्छेद का ख में भी ये सब हटा दिया गया है। अब देखो हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 32। ये सब देखो निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 है ना, तो उस भाग द्वारा जो अधिकारों को प्रवर्तित करने के उपचार है, मतलब जैसे जितना भी अभी तक आपने आर्टिकल्स पढ़ा ना, फंडामेंटल राइट्स का भाग 3 का मूल अधिकार का, वो सब फंडामेंटल राइट्स है। अगर उसका वायलेशन करता है कोई, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये बोला गया है। आपको वहां पे आपको संरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 33 कहता है कि उस भाग द्वारा प्रतीत अधिकारों का बल आदि लागू होने के उपरांत में संसद की शक्ति है। देखो अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 जो है ना वो मानो तो आम पब्लिक के नहीं है, वो है डिफेंस लोगों के। जैसे हम और आप जो है ना वो कहीं भी कुछ भी कर लोगे, कहीं मन किया प्रोटेस्ट कर लोगे, कभी मन किया आप ये कर लोगे, लेकिन जो हमारे इंडियन आर्मी है, सैनिक हैं, वो नहीं कर सकते हैं। उनको लिए अलग से फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। यही बोला गया है कि अनुच्छेद 33 उस भाग द्वारा प्रबद्ध अधिकारों और बलों को आदि को लागू होने से रूपांतरित करने पे संसद की शक्ति दिया गया है। 34 में कहा गया है जब किसी क्षेत्र में सेना विधित प्रवृत्ति है, तब वहां उस भाग द्वारा प्रवर्धित निर्बंधन कर सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब समझ रहे हो आप। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 समझते हैं। देखो अनुच्छेद 33 में कह रहा है ना कि उस भाग द्वारा, मैं समझाता हूँ अनुच्छेद 33 से। देखो अनुच्छेद 33 जो है ना, संसद को पूरा अधिकार दिया गया है कि जो सशस्त्र बल है ना, जो आर्म्ड फोर्स होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, जो पैरा मिलिट्री होते हैं, जो पुलिस होते हैं, खुफिया होते हैं, एजेंसी होती है, ऐसी सेवाओं के मूल अधिकारों को सीमित या प्रतिबंध कर सकती है। ऐसा नहीं कि आप खुफिया एजेंसी हो और आपको पूरा मूली अधिकार दे दिया जाए, तो फिर आप खुफिया कैसे रहोगे, आपको कैसे सारे खबर मिल पाएगी। मतलब ना राष्ट्र की सुरक्षा का अनुशासन डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए
उनको बहुत कम मूल अधिकार दिया गया है। समझ रहे हो? मतलब सरल शब्दों में कहोगे ना तो एक सैनिक या पुलिसकर्मी को पूर्ण नागरिक स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है, वो डिसिप्लिन में रहने के लिए दिया जाता है। अनुच्छेद 33। ठीक है। जैसे मान लो कि सशस्त्र बल आप देखोगे ना तो कभी भी हड़ताल नहीं करते हैं। कभी देखे हो हड़ताल करते हुए? कभी भी यूनियन बनाते हुए, एक संगठन बनाते हुए, जैसे रेलवे में देखोगे ना तो ये संगठन, वो संगठन, वो संगठन। लेकिन आर्मी में, सीआरपीएफ में ऐसा देखने को कभी नहीं मिलेगा कि ये यूनियन, वो यूनियन, ये हड़ आज खाना पे हड़ताल कर दिया। नहीं करते हैं उन लोग को ये सब सुरक्षा नहीं दिया गया। मतलब देखोगे ना तो अनुच्छेद जो 19 है ना, अनुच्छेद 19, वो उन लोग को स्वतंत्रता तो है लेकिन सीमित किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 34 कहता है ना, अनुच्छेद 34 कहता है मार्शल लॉ। जैसे मान लो बिहार के कोई जगह में बहुत बड़ा दंगा हो गया और वो वहाँ के जो पुलिस है ना वो संभाल नहीं पा रही है, तो क्या होगा? गृह मंत्रालय तुरंत ऑर्डर देगा और वहां से बहुत सारे फोर्स भेज देंगे और वहां पे मार्शल लॉ लग जाएगा। मतलब जो पूरी कानून सैन्य जो है ना वो अपनी पूरी शक्ति उसके पास ले लेगा। अनुच्छेद 34 में मतलब कहता है ना कि जब देश के किसी हिस्से में सैन्य लॉ या मार्शल लॉ लगता है तो जो वहां पे मूल अधिकार होती है ना वो अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। पूरा वहां पे सैनिक के पावर चला जाता है। यह संसद को शक्ति दे दी गई है कि ऐसे समय में किसी सरकारी या सैन्य कार्रवाई कानूनी सुरक्षा को प्रोटेक्शन दे, माहौल को ठंडा कर दे। जैसे मान लो गया में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो जाए और आपस में ही लड़ने लगे तो, और यहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो सब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो तो क्या होगा? मार्शल लॉ लग जाएगा। सारे सीआरपीएफ, आरपीएफ, आर्मी आके अपने कंट्रोल में कर लेंगे और कोई तुम्हारा हमारा कोई बात नहीं सुनेगा। अगर ज्यादा कुछ बोलोगे पीटेगा भी और कुछ नहीं कोई करेगा। आप कहीं केस मुकदमा नहीं कर सकते हो क्योंकि सारा जो मूल अधिकार होती है ना खत्म हो जाता है। ये बोला गया। अनुच्छेद देखो 35 है, अनुच्छेद 35 है। अनुच्छेद 35 कहता है ना कि ये सारे जो संसद है ना इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान दिया गया है। मतलब कहता है ना कि संसद को शक्ति दे दी गई है कि मूल अधिकारों को कार्यान्वयन से संबंधित कानून बना सके और ये सारे पावर संसद को होगी, राज्य विधानसभा के पास नहीं। मतलब कहने का मतलब हुआ ना कि अनुच्छेद 35 को पूरा पावर दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद को कब खत्म करना है, कब डिसमिस करना है, कब टेम्पोररी बनाना है, कब परमानेंट बनाना है, ये सब पावर संसद को दिया गया है। समझ रहे हो ना? जैसे आप जानते हो ना कि जब हमारा देश में इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी, तो अनुच्छेद 19 खत्म किया जाता है अनुच्छेद 358 के तहत। तो ऐसा तो नहीं ना कि संसद नहीं करता, कर सकता है। तो वो सब डिपेंड करता है कि कब क्या हो रही है। समझ रहे हो ना? तो ये सब पूरा पावर अनुच्छेद 35 को संसद में दे दिया गया है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है। तो सिंपल समझो ना कि अनुच्छेद 33 जो है वो आर्म फोर्स को पूरी तरीका से मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 34 जो है वो मार्शल लॉ है। कहीं पे भी अगर कोई खतरनाक दंगा हो गया तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगा सकता है। और अनुच्छेद 35 है कि संसद अपने कानून के तहत कोई भी फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 35 के तहत। समझ गया? तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है भाई। अब आगे चलते हैं 36। तो 36 में भी वही बात है। 36 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी राज्य का परिभाषा दिया गया है। देखो राज्य का परिभाषा का मतलब ये नहीं कि बिहार राज्य का परिभाषा। राज्य का परिभाषा उसको कहा जाता है जो सरकारी डिपार्टमेंट में हो, उसके पास कुछ न कुछ संविधान का अधिकार दिया गया है जिससे एक डिसीजन से उसके किसी न किसी का आहत पहुंच सकता है। तो वो है। ठीक है। समझ रहे हो ना? आप सबसे बड़ी देखो, सबसे बड़ी है ना कि राज्य के जो नीति निर्देश हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक जस्टिस्टेबल है, जस्टिएबल है, मतलब ना परिवर्तनीय है। आप इसको
जो भी यहाँ से आर्टिकल्स पढ़ोगे ना वो हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं, मतलब इसको आप न्यायालय में लागू नहीं करा सकते हो, परंतु इसका पालन करना संवैधानिक कर्तव्य है। ये कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय प्राप्त करना, यही ना एक राज्य का कर्तव्य होगा, यही था। तो देखो अनुच्छेद 36 कहता है कि अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि राज्य वही होगा जो अनुच्छेद 12 कहता है। तो देखो 36 में जो डिफिनेशन है, जो 12 में डिफिनेशन दिया गया है वही 36 में डिफिनेशन दिया गया है। राज्य वही होगा जो जिसके पास कुछ ना कुछ पावर होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी एक स्टेट के दायरे में आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? फिर राज्य सरकारें जो भी है ना, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधान परिषद, विधानमंडल, सब क्या है? सब राज्य है, समझ रहे हो ना, सब राज्य। तो अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा ही बताता है। देखो अनुच्छेद 37 कहता है ना कि इस भाग के अप्रिविष्टिक तत्वों को लागू होना, मतलब कह रहा ना ये सिर्फ सिद्धांत न्यायालय में लागू आप नहीं करा सकते हो, नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन राज्य के लिए एक ड्यूटी है। जब सरकार है वो शासन के मार्गदर्शन सिद्धांत गाइडिंग प्रिंसिपल के तहत काम कर सकता है, इसीलिए बोला जाता है ना ये संविधान की आत्मा यहीं से बसती है। देखो ये जब देखो क्या हुआ था ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो संविधान बन के तैयार हुआ, तो यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स दे दिया गया, तो ये तो आम पब्लिक को दिया गया, आम पब्लिक को दे दिया गया। लेकिन जब जो संविधान के निर्माता थे वो सोचे कि भाई आम पब्लिक को तो जस्टिस मिल ही गया, राज्य को भी तो मिलना चाहिए, उनको तो भी एक कर्तव्य होगा कि अपने समय समय पे अपने राज्य के लिए क्या क्या करें, तो इसीलिए दिया गया है। लेकिन उन लोग बड़ी सोच समझ के ऐसा किए हैं कि ये राज्य का कर्तव्य होगा कि आप सड़क बनाइए, स्कूल बनाइए, शिक्षा को शिक्षा किए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं करते हैं तो सीधे कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, नहीं जाएगा, ये बनाया गया। तो ये बहुत ही सोच समझ के ऐसा बनाया गया था, ठीक है, समझ में आ गया। तो 37 में यही कहा गया है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ राज्य का कर्तव्य होगा। 38 में देखो कहा गया है राज्य लोक कल्याण के आत्मवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाया जाएगा। मतलब ना कह रहा है ना कि राज्य ऐसा सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से असमानता को समाप्त किया जाए। वेल्थ वेल्थ वेलफेयर स्टेट होती है ना, यही होती है अनुच्छेद 38। गांधी जी यही बोले थे ना कि वेलफेयर स्टेट बनाया जाए, तो अनुच्छेद 38 में यही बोला गया है। देखो अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, मतलब ना राज्यों के इन निम्न बातों पर ध्यान दिया गया है कि नागरिकों को समान जीवन यापन के साधन मिले, पुरुष और महिला को समान वेतन मिले। देखो अनुच्छेद 39 जो है ना वहीं से बताया गया है कि महिला और पुरुष को समान वेतन मिले। जैसे आप देखते हो ना रेलवे में जॉब करते हो, तो जो लड़की की जॉब लगती है और जो लड़का के जॉब लगता है और पे ग्रेड आपका 42 है और लड़की का भी 42 है, तो ऐसा नहीं कि लड़की का सैलरी कम मिलता है, नहीं, दोनों को बराबर मिलता है। क्यों? क्योंकि समान वेतन पे है ना, जितना काम वो कर रहा है उतना वेतन मिल रहा है, आप भी वही कर रहे हो। तो इसीलिए क्या है, नागरिकों को समान जीवन यापन भी मिले और पुरुष और महिला को समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, बाल श्रम का उन्मूलन हो, उत्पादन के साधक बने, हित हो, और धन के मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोका जाए, वेलफेयर स्टेट बनाया जाए। मतलब ना कि कोई अमीर है तो पूरा अमीर बन गया और कोई गरीब है तो गरीब ही रह गया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बच्चों और युवाओं की भी रक्षा किया जाए, सामाजिक और आर्थिक समानता तभी आएगी। तो ये सब अनुच्छेद 39 में कहा गया है। 39A में देखो 39A में जोड़ा गया था, 39A में कहा गया था ना कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।
देखो कभी कभी क्या होती है ना, कि मान लो आप कोई बड़ा सा केस में फंस गए और आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं ना कि आपको उनको हेल्प नहीं करेगा। तो जो राज्य सरकार होती है ना, वो आपकी केस लड़ती है, या कोई नया सरकारी वकील आपका केस को लड़ता है और आपको बचाता है, ये अधिकार दिया गया है। तो जो राज्य होती है ना, वो गरीबों के लिए निःशुल्क कानून सहायता, फ्री लीगल प्रदान करती है। जैसे मान लो कि आप कोई बड़ा सा केस में फंस गए और वो तो लीगल है, तो वहाँ लीगल है तो कौन हेल्प करेगा? लॉयर करेगा, लॉयर ही तो केस लड़ेगा आपका। और आपको पता है कि एक एक केस को लड़ने के लिए काफी सारा पैसा लगता है, तो आपके पास पैसा तो है नहीं, तो क्या करेगा? 39 का जो है वो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता देगा। कौन देगा? राज्य सरकार ही देगी। तो ये जो है अनुच्छेद 39 में बोला गया है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना, उसकी स्थापना करेगा। ठीक है। आप जानते हो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, वो इसी के तहत हुआ था।